Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. And also welcome to weekly polity current affair class. We are covering the fourth week of November. In today's session, we are going to discuss a traditional sort of current affair every year, that is the Constitution Day, celebrated on 26th of November. Then there is Vimania Initiative, Government E-Marketplace का एक initiative है, which is focused as micro and small enterprises, especially focused as women and also at self-help groups. Then India Justice Report, especially focused on juvenile justice. It was published by Tata Trust with the help of another NGOs like Common Cause and also Commonwealth Association for Human Rights. और इस बार ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली है जुवेनाइल जस्टिस का क्या स्टेटस है, कितने केस पेंडिंग है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए. Then Justice Suryakant being appointed as 53rd Chief Justice of India. In the end, we will be discussing questions based on our discussion. Let's bring it on. The very first thing, Constitution Day. What is important date? 26th November. As the Constitution was completed, it was enacted, it was adopted on 26th November in 1949. सो इसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए, साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर के भी स्पेशल कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 2015 से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं. याद रखिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था. हियर इट कम्स दैट 2015 से शुरुआत की गई है. और याद रखिएगा दिस इज बीइंग नोटिफाइड by Ministry of Social Justice and Empowerment. Obviously on Government of India's behalf, like Ministry of Social Justice and Empowerment ने इसको नोटिफाई किया था और 2015 सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये याद रखिए, इससे पहले इस तरह से 26 नवंबर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था. So here we come that important timeline of making of the Constitution. So in 1934, on an official level, M.N. Roy Sahab, a big socialist leader in this country, officially demanded a constituent assembly. In 1935, INC, Indian National Congress, accepted the demand of constituent assembly as their main agenda, one of the main agenda. Then 1940 अगस्त ऑफर आया था जिसमें ब्रिटिशर्स ने अपार्ट फ्रॉम मैनी अदर प्रोमिसेस ये कहा कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विचार करेंगे. लेकिन मेन चीज आती है इन 1946 जब स्पेशली कैबिनेट कमीशन को इंडिया भेजा गया. और किस काम के लिए? इसका वन ऑफ द मेन एजेंडा ये था कि हाँ ट्रांसफरेंस ऑफ पावर एंड ऑल दैट थिंग. लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मूला क्या? फाइनली कैबिनेट मिशन के सजेशन पर इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रपोजल दिया गया, जिसमें ओरिजिनली 389 लोग थे, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस से होना था नॉमिनेशन और ब्रिटिश प्रोविंसेस से होना था इनडायरेक्ट इलेक्शन. मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को भेजना था और प्रिंसली स्टेट से होना था नॉमिनेशन. देन 9th ऑफ दिसंबर 1946 को हमने संविधान लिखना शुरू किया. रिमेंबर, अभी आजादी नहीं आई है, तो हम 15 अगस्त से पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम शुरू कर चुके हैं. देन थ्रू डिफरेंट कमिटीज 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लिया गया और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 नवंबर 1949? that it was completed, it was enacted. There is special mention in the preamble that on this day of 26 November 1949, we do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. So primarily constitution was adopted, enacted, it was completed. But इसको तुरंत लागू नहीं किया गया. 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि 1929 के कांग्रेस के जो ईयरली सेशन होता है, तो 1929 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन लिया था ऑफ पूर्ण स्वराज और साथ ही कहा था हर साल 26 जनवरी को हम एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे. लेकिन इंडिपेंडेंस आया 15 अगस्त को. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर तय किया, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग 26 जनवरी को एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे, तो उसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वुड कमेंस इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 26th of January 1950. तभी हम हर साल को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. तो याद रखेंगे 26 जनवरी रिपब्लिक डे,
and Constitution Day is 26th November. Now, key facts about the Constituent Assembly, just to refurbish some static facts. 2 साल 11 महीने 17 दिन का वक्त लगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई तो सभी ने सर्वसम्मति के साथ एक सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट चुन लिया था, लेकिन ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। वाया इलेक्शन, Dr. Rajendra Prasad was elected at first chairman of or first president of Constituent Assembly. Then Jawaharlal Nehru introduced Aims and Objective Resolution on 30th of December 1946, which was adopted on 22nd January 1947. क्या था Aims and Objective Resolution? हालांकि ये डॉक्यूमेंट बेस भी हमारी प्रेम्बल का, बट जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज दैट इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हम बनाने जा रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या एम्स, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो एक्टेड एज टेम्पररी लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जब तक 1951-52 में लोकसभा के इलेक्शन नहीं हो गए, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट का भी काम कर रही थी, ऑर्डिनरी लॉ भी बना रही थी, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, एंड ऑल्सो इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू was also working in this constituent assembly only. Coming to brief about Constitution of India, I believe you know that there are 25 parts. अब इस पे बहुत डिबेट है कि हम 22 कहें 25 कहें। अगर आप क्यूमुलेटिव जोड़ रहे हैं, जो पार्ट बाद में ऐड किए गए, जैसे पार्ट 9A ऐड किया गया, 9B ऐड किया गया, तो अगर आप क्यूमुलेटिव जोड़ लेते हैं, पार्ट 4A भी है फंडामेंटल ड्यूटी, तो 25, अदरवाइज 22, और 12 शेड्यूल हैं। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे। देन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड, रादर इट वॉज हैंड रिटन, और इसको हीलियम फिल्ड केस के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है। और जो हैंडक्राफ्ट इसको किया गया था, सो अंडर आचार्य नंदलाल बोस, इनकी एक टीम थी, और ये शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल था उससे जुड़े हुए थे। Then selling feature of the Indian Constitution now is huge. We are having the lengthiest and bulkiest written constitution of the world. So many salient feature, many unique feature. So like if we take preamble, which is the philosophy of the Constitution. So we are sovereign, we are socialist, we are secular, we are democratic, we are republic. We also ensure justice, equality, and liberty to the citizen. Through this Constitution, we also promote fraternity among all the citizens. We have chosen the parliamentary form of government. We have also chosen a unique federalism of its own. We are having single citizenship, and we also having separation of power. Not a strict separation of power, but separation of power is one of the theme of Indian Constitution. Just some salient features जो हमें याद होने चाहिए. So we must pay our respect to the founding father of this nation who have made this constitution. और ये कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है कि इतनी सारी डिविजिव फोर्सेस होते हुए, इतनी डाइवर्सिटी एंड दैट टू कॉम्प्लिकेटेड डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया इंटैक्ट रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मूविंग टू विमेनिया इनिशिएटिव, नाउ ये फिल्मी टाइप का नाम दिया गया है इसको। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का बेसिकली एक इनिशिएटिव है, 2019 में लॉन्च किया गया था। अब क्या है ये, बेसिकली जो वुमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या डिफरेंट आर्टिसंस हैं, ऑब्वियसली फीमेल या मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं, दैट फॉर डायरेक्ट गवर्नमेंट सेल, तो अपने सामान को डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल करें। लाइक देखिए क्या है कि गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोक्योरमेंट करती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ थिंग इन द ऑफिस, फ्रॉम स्टेशनरी टू मैनी थिंग्स। तो अब ये है कि भाई आप कहीं से कहीं तो प्रोक्योर करेंगे इसको, प्राइवेट कंपनी से, बिग कंपनी से, फॉरेन कंपनी से आप प्रोक्योर कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस प्रोक्योरमेंट में कुछ शेयर विमेन लेड एंटरप्राइजेस का भी हो। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि आप अपना प्रोक्योरमेंट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से करेंगे, तो अब बहुत सारी विमेन लेड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इससे जोड़ा जा रहा है ताकि ये अपने प्रोडक्ट वहां पर प्लेस इन करें और गवर्नमेंट इनको परचेज करे।
तो विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट को भी शायद कम दाम पे ये चीजें मिले एज पर द मार्केट प्राइसेस, और दूसरा जो मार्केट अवेलेबिलिटी की कमी है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, नॉट ओनली वुमेन लेड, रादर बाकी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, मार्केट एक्सेस मुश्किल हुआ है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक प्रमोशन के साधन नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से कंपटीशन में दिक्कत आ रही है, मार्केट एक्सेस नहीं हो पा रहा है सामान के लिए, जो है ये बायर नहीं तलाश कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ही एज अ बायर वुड सपोर्ट देम फॉर द ट्रिपल चैलेंज जो है, जो हम बात कर रहे हैं, एक तो मार्केट एक्सेस का, दूसरा फाइनेंस का, और वैल्यू एडिशन, इन तीनों को डील करेगा ये विमेनिया इनिशिएटिव। टारगेट ये है दैट जो भी गवर्नमेंट का परचेज हो रहा है, ओवरऑल प्रोक्योरमेंट हो रही है, उसका 3% procurement should be reserved for women owned business, at least 3% आप women led जो इनिशिएटिव हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एंटरप्राइज हैं, वहां से प्रोक्योर करेंगे। तो आई बिलीव क्लियर है कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है। देन जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इन्होंने यूएन विमेन, जो यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑल्सो ऑपरेटिंग इन इंडिया, उससे एक एमओयू भी साइन किया है, दैट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंडर काम करता है, जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। सो ये पार्टनरशिप करेंगे आपस में, ताकि विमेन लेट एंटरप्राइजेस से पब्लिक प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो सके। फर्दर इस चीज का फोकस है जेंडर रिस्पॉन्सिव सोर्सिंग, तो महिलाओं को जो हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी डिनाई होती रही है मार्केट प्लेस के अंदर, उसको एड्रेस किया जाएगा। SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 5 वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा। SDG 5 टॉक्स अबाउट टोटल जेंडर इक्वेलिटी, तो जेंडर इक्वेलिटी के लिए एक बढ़िया इनिशिएटिव है, एंड इट इज साइंड बाय, हालांकि नाम इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज दैट, तो कांता सिंह ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वुमेन, एंड अजीत बी चौहान जो जीईएम के एडिशनल सीईओ हैं, और साथ ही सीईओ मिहिर कुमार, इन्होंने तीनों ने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है, या एमओयू साइन किया, नॉट एग्रीमेंट। देन एमओयू की कमिटमेंट्स क्या है जो यूएन वुमेन के साथ है, दैट कम्स विद ट्रेनिंग मटेरियल डिजाइन करना है, शेयर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, सक्सेस स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ऑल्सो वैलिडेशन इंक्रीज करना है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करनी है विमेन लेड बिजनेसेस की, और साथ ही विमेनिया को प्रमोट करना है इस प्रोग्राम को या प्लेटफॉर्म को, कि वोकल फॉर लोकल स्टोर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस वक्त नारा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट हमें लोकल सोर्सेस से करनी चाहिए। देन इसी के साथ यूएन पार्टिसिपेंट भी ऑन बोर्ड्स हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी इसके अंदर शामिल किया गया है, और फिर विमेन ट्रेनर्स को मोबिलाइज किया जाएगा टू कनेक्ट द एडवाइजर्स। देखिए बार बार यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल की बात हो रही है, अब प्रॉब्लम एक ये आती है कि जो वुमेन लेड इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो मसला ये नहीं है कि सिर्फ माइक्रो क्रेडिट हम इनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी तक का फोकस लार्जली ये रहा था कि सरकार ने नाबार्ड को ऑनबोर्ड लिया, और फिर माइक्रो क्रेडिट चीप इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कैसे हेल्प ऑपरेट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, कि भाई आप अपना कोई सेविंग लेके आइए, उसको बैंक में डिपॉजिट कराइए, और फिर उसके कोलेटरल में आपको चीप इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, तो मतलब इनिशियल 2-3 लाख का लोन मिलेगा आपको 7% पर एनम पे, अगर आप टाइमली रीपे कर देते हैं तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा, 4% पर वो आपको पड़ेगा। तो इज वन ऑफ द चीपेस्ट लोन इन इंडिया अवेलेबल टू एग्रीकल्चर लोन एज वेल। अब माइक्रो क्रेडिट तो हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो माइक्रो क्रेडिट इज जस्ट वन थिंग, यू नीड मल्टीपल स्किल टू ग्रो इन बिजनेस, like managerial skill, accountancy, financial, promotional, legal literacy, और आज तो डिजिटल लिटरेसी भी, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम मैनेजमेंट, तो ये सब भी उनको प्रोवाइड करना है। तो विमेनिया इनिशिएटिव ये सारे जो गैप्स हैं इनको भी फिल करेगा, कि भाई ट्रेनिंग मटेरियल होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को और आगे ग्रो कर सकते हैं। देन वी कम टू फर्दर जीएम ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, जिस बारे में हम बात कर रहे थे। इसके अलावा बायर सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइज करेंगे बायर्स को कि भाई आप इन पर्टिकुलर तो जो एंटरप्राइजेज है इनसे अपना सामान खरीदें। वर्नाकुलर कंटेंट होगा, बहुत सारी जगहों पे इंग्लिश प्रोमिनेंसी नहीं है। साथ ही R&D ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएगी बिजनेस के बारे में, और लैब लिंकेजेस किए जाएंगे। देन इट इज अबाउट
एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हाइपर लोकल लिंकेजेस के सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोकल तो जो एंटरप्राइज है उनसे सामान प्रोक्योर कर रही है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत सारा चल रहा है छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के तौर पे, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे अपने मेन स्ट्रीम के अंदर। याद रखें, जीएम प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन 2016 और ये 100% गवर्नमेंट ऑन्ड इनिशिएटिव है। मूविंग टू इम्पैक्ट स्टैट्स एंड टेक एज। सो अगर थोड़ा बहुत हमें नंबर पता हो तो इसकी सक्सेस का हम अंदाजा लगा सकते हैं। सो फिलहाल 1.84 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर इनसे जोड़े जा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से। 10 लाख जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो अटैच हो चुके हैं इस पोर्टल से। इसके अलावा 1.3 लाख आर्टिसंस हैं और 31,000 स्टार्टअप हैं जो ऑन बोर्ड आ चुके हैं जीईएम के ऊपर। फॉर द यूजर बेस 1.6 लाख बायर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 4.2 लाख सेलर्स अवेलेबल हैं in all 36 state and UTs. So just a little bit of data so you can score the success rate. Further, IJR Juvenile Justice Report, India Justice Report. हालांकि जो मेन रिपोर्ट हम पढ़ते हैं IJR की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, दैट टॉक्स अबाउट द 4 pillars of justice system, that is the police, judiciary, prison and free legal aid. अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश करता है टाटा ट्रस्ट, ये याद रखिएगा। इट इज पब्लिश्ड बाय टाटा ट्रस्ट, obviously with the collaboration of another NGOs like Common Cause is there, Commonwealth Organization for Human Rights is there, but main thing is Tata Trust. अब इस बार इन्होंने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की एक स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश की इन द नेम जुवेनाइल जस्टिस एंड चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, अ स्टडी ऑफ कैपेसिटी एट फ्रंट लाइंस। तो जो जुवेनाइल जस्टिस है, क्या है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इंडिया के अंदर, या जुवेनाइल लॉ? 18 साल से कम उम्र के वो बच्चे जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। याद रखिए, इसमें हम क्रिमिनल वर्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं, ऑफेंडर वर्ड भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम कहते हैं चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। और फिर जुवेनाइल एक्ट के थ्रू इनके केसेस को कोर्ट में नहीं बल्कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने ट्रायल पे लाया जाता है, और सजाएं डिफरेंट हैं, हम इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं जो अडल्ट के लिए ट्रीट किया जाता है। दे विल नॉट डेल्ट विद बीएनएस। सपोज 18 साल से कम के किसी बच्चे ने थेफ्ट किया या और कोई क्राइम कर दिया है तो बीएनएस से नहीं ट्राई किया जाएगा या आईपीसी में नहीं ट्राई होगा, वो जुवेनाइल एक्ट के थ्रू ट्राई किया जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सो ये बेसिकली 2015 में जो कुछ अमेंडमेंट हुई थी जुवेनाइल जस्टिस के अंदर, उसके बाद एक 10 ईयर का सर्वे है जिसमें 362 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स जो भारत के 20 राज्यों में हैं और आरटीआई के थ्रू उनका डेटा कलेक्ट करके हमने हासिल किया। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 40,000 juveniles are involved in 31,000 cases. अब ये एक इंपॉर्टेंट डेटा, ये याद रखें। तो लगभग 31,365 केसेस, आप 31,000 याद रख लीजिए, केसेस हैं जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड, और इसमें 40,000 जुवेनाइल्स आर इन्वॉल्व। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 75%, ये जो 40,000 जुवेनाइल हैं, 75% हैं 16 से 18 की उम्र में। अब 16 से 18 की कैटेगरी वैसे भी यहाँ पर कंट्रोवर्शियल भी रहेगी। यस, कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोग उसका विरोध करते हैं। हुआ ये कि निर्भया केस 2012, तो उसमें एक जो अक्यूज एंड कन्विक्ट था दैट वाज फाइंड जुवेनाइल, 18 साल से कम, लेकिन वो कुछ ही महीने या कुछ ही दिन शॉर्ट था 18 साल का होने के लिए। तो काफी लोगों ने कहा कि सिर्फ कुछ महीनों की वजह से आप इसको अडल्ट नहीं जो है वो आप इसको जुवेनाइल ट्रीट कर रहे हैं, एंड एज पर द रिपोर्ट्स ही वाज मोस्ट वायलेंट एज वेल। तो भाई ये तो बड़ा इनजस्टिस है। और हुआ भी ये कि जुवेनाइल जस्टिस के थ्रू रेप कपल्ड विद मर्डर केस में उसको मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती थी, तो 3 साल के बाद उसको एक सिलाई मशीन देके छोड़ दिया गया। वो आज एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे एक नई आइडेंटिटी के साथ रह रहा है या रह रहा होगा। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। तो बाद में सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि 16 से 18 के बीच की जो कैटेगरी है, अब इसका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो अलग से एक टेस्ट लेंगे, और अगर उनको लगता है कि 16 से 18 के बीच में ये पर्सन है तो सही, लेकिन इसका मैच्योरिटी लेवल वो 18 से ऊपर का है,
अब उसको एज एन अडल्ट भी ट्रीट किया जा सकता है। कंट्रोवर्शियल इसलिए कि बहुत सारे चाइल्ड राइट ग्रुप्स ने कहा भाई बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जो भी 40,000 हमारे पास जुवेनाइल्स हैं इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, उनमें से 75% इज बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 years. Then we come to critical gaps. Now through RTI, what Tata Trust have been finding? Here, high pendency of cases. अक्टूबर 2023 तक का डेटा जिसमें कहा गया मोर देन 55% केसेस आर पेंडिंग एंड टोटल 1 लाख केसेस तब तक पेंडिंग थे। इसके अलावा हर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने एवरेज 154 केसेस आर देयर। हाईएस्ट पेंडेंसी इन जुवेनाइल जस्टिस, दैट इज ओडिशा, 83% केसेस आर पेंडिंग। देन कर्नाटका 35% केसेस आर पेंडिंग। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का इशू है दैट 24% जो आपके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं वो फुली कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, मतलब वहां पे अपॉइंटमेंट ही नहीं है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है। फर्दर जो 30% हैं आपके ओवरऑल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उनमें 30% में लीगल एड क्लिनिक नहीं है, वहां पे लीगल एड नहीं मिल रहा है जुवेनाइल्स को। Then only 92% districts have been covered. So even in 2025 we see that हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, jurisdictional प्रॉब्लम आएगा। फर्दर क्रिटिकल गैप्स इन ट्रांसपेरेंसी। जब आरटीआई के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की गई तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश करती है कि 500+ आरटीआईज हमने फाइल की थी, जिसमें से 11% रिजेक्ट कर दी गई हैं, 24% में नो रिप्लाई। नाउ दे हैव टू गो इनटू अपील मैकेनिज्म एंड डिलीट सिस्टम। सिर्फ 36% ऐसी आरटीआई थी जो इन्होंने फाइल की थी जिसमें इनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला। इसका मतलब एक तो आरटीआई एक्ट अच्छे से लागू नहीं हो पा रहा है डिपार्टमेंट्स के अंदर, और दूसरा फिर इससे प्रॉब्लम आएगा, ट्रांसपेरेंसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। फर्दर सिस्टमैटिक वीकनेस है, जैसे जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, इन सब में आपस में पुअर कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रहे हैं। देन नो नेशनल डेटा ग्रिड। जैसे आप बाकी कोर्ट्स का देखें तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज नाउ ऑन बोर्ड। उसमें आप देश के तमाम डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें पेंडेंसी भी दिखाई जा रही है, उसमें कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, जजमेंट्स भी हैं, केस डिटेल्स हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं लोग। ट्रांसपेरेंसी भी एस्टैब्लिश, रादर उसमें तो ताल्लुक लेवल तक का, तहसील लेवल तक का डेटा देना है, ग्रैनुलर डेटा वहां पे दिया जा रहा है। जुवेनाइल जस्टिस के लिए ऐसा कोई डेटा ग्रिड तैयार नहीं किया गया है। देन मोर देन 50,000 चिल्ड्रन ऐसे जिनको डिलेड जस्टिस मिल रहा है। फर्दर वी कम, व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस? सो हियर सबसे पहले रिफॉर्म प्रायोरिटी होना चाहिए। देखिए है क्या, हमारा वैसे भी जो जस्टिस सिस्टम है ओवरऑल, दैट इज बेस्ड ऑन रिफॉर्मेटिव सिस्टम। Although we send person into prison, but that is not in vengeance. Rather, that is that this person have done some crime. Now he will be sent to jail and वहां पर इसको रिहेबिलिटेट करना है। रिहेबिलिटेट करके वापस सोसाइटी में इंटीग्रेट करेंगे, तभी आप कई जेलों से गुजरे तो लिखा हुआ है सुधार गृह। और फिर बच्चों के बारे में तो ये और ज्यादा बात लाजिम होती है कि उतनी समझ नहीं थी, इनसे कोई क्राइम हो गया है। तो अब जुवेनाइल जस्टिस का मेन फोकस होना चाहिए कि अगर उनको आप करेक्शनल होम्स, जैसे उसको जेल नहीं कहते हैं, करेक्शनल होम्स कह देते हैं, तो वहां पर काउंसलिंग के थ्रू, सोशियोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसके थ्रू बच्चों को रिहैब किया जाए और फिर सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करें। तो यहां पर टारगेट पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, रादर रिफॉर्म होना चाहिए। देन वैकेंसीज फिल कीजिए साहब, 3 मेंबर का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, आपसे वो भी नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, बताइए। देन ट्रेनिंग और स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं, आप इनके मेंबर्स को भी ट्रेन करें, पुलिस हैं, इनको भी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ से किस तरीके से आप डील करेंगे। फिर बच्चों को ट्रॉमा केयर भी होना चाहिए। फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, तो जो भी आपके करेक्शनल होम्स हैं जहाँ पे इन बच्चों को रखा जा रहा है, वहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस होने चाहिए। That should not be like a jail or like a traditional सरकारी hostel.
चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस आप क्रिएट कीजिए। इसके अलावा काउंसलर्स अपॉइंट होने चाहिए ताकि उनकी काउंसलिंग की जा सके, उनको लीगल एड भी दिया जाए ताकि उनके राइट्स इंश्योर रह सके। गोइंग फॉरवर्ड, जस्टिस सूर्यकांत बीइंग अपॉइंटेड एज 53rd CJI। तो एक तो पर्सन यूज याद कर लीजिए, और दूसरा तैयार रहिएगा 77 डेज के अंदर ये करंट अफेयर फिर चेंज होगा, क्योंकि बहुत लंबा टेन्योर नहीं मिल रहा है सर सूर्यकांत जी को। तो अराउंड 77 डेज का टेन्योर मिला है। इट्स बीन sworn in on 24th of November 2025 by the president, of course, at Rashtrapati Bhavan, and he succeeded CJI B.R. Gavai Sahab, and his tenure will end on 9th of Feb 2027. So around 77 days tenure will be there. Now, he is considered as one of the finest judge as well. And खास बात इनके बारे में जो कही जाती है, that first generation lawyer reaches up to CJI। हमारी जुडिशरी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है जो काफ़ी हद तक सही भी है कि ख़ानदानी पेशा हो चुका है। जजशिप में आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो लोग हैं, मैं हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, जो लीगल फैमिली से ही आते हैं, कि उनकी फैमिली में चाचा, मामा, पापा, वो ज़्यादातर कहीं न कहीं जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए रहे हैं, कोई बड़े वकील या खुद जज रहे हैं। सो इनके बारे में है, ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, और एक लंबा स्ट्रगल भरा, मतलब वो कहानियाँ होती है ना कि गाँव के सरकारी स्कूल से CJI तक पहुँचना। He was born in 1962 in Hisar, Haryana, and he been appointed as the youngest advocate general in Haryana in 2000. Then इनको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजशिप ऑफर किया गया, which he joined in 2004. Then he was transferred to Himachal Pradesh High Court as Chief Justice over there in 2018 and 2019. He's been elevated to Honorable Supreme Court, and now CJI. He is the first CJI from Haryana, just as a matter of fact. एंड जो की केसेस अब तक इनके रहे हैं, वैसे लंबी फहरिस्त है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जैसे एक सेडिशियस लॉ के ऊपर पॉज, BNS आने से पहले जब सेडिशन की डेफिनेशन चेंज नहीं की थी अंडर IPC, तो IPC में सेक्शन 124A सेडिशन जो कि राजद्रोह की डेफिनेशन थी, इसके ऊपर पॉज। तो इन्होंने ऑर्डर किया था इनकी बेंच ने कि जब तक हम जजमेंट नहीं देंगे तब तक सेडिशन के अंदर नए केसेस ना इन्वोक किए जाएं। और साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से भी ये जुड़े रहे हैं, उस केस से भी जुड़े रहे हैं। फर्दर वी कम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अराउंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और CJI। सबसे पहले CJI के बारे में क्लियर कर लें। CJI की अपॉइंटमेंट इज लार्जली बेस्ड ऑन कन्वेंशन। So what happens that outgoing CJI before the retirement, और इसका कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, within a reasonable time will send the name to the president that who should be appointed at next CJI, and president appoints the person. What is the other convention? That senior most judges after the CJI, जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको CJI के तौर पे अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो ऑब्वियसली सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे BR गवई साहब के रहते हुए। हालांकि ये सब प्रैक्टिस है, तो ये ब्रेक भी की जाती है, मतलब नॉर्मली तो नहीं की जाती है, लेकिन इतिहास में की गई है। जैसे जस्टिस AN रॉय, जस्टिस AN रॉय को 1970s में 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। तीनों सीनियर मोस्ट जजेस ने इन प्रोटेस्ट रिजाइन भी कर दिया था। कन्वेंशन है, ब्रेक भी हुई इतिहास में, अभी काफी लंबे टाइम से सेटिलिटी है, इसी तरह से काम चल रहा है। Then Article 124 establishes Supreme Court and composition is CJI plus other judges. जैसे इस वक्त हैं 1 CJI plus 34 judges. Original Constitution में 1 plus 7 other judges. And they retire at 65 year of age. Every judge of High Court, including CJI, is appointed by the President. Article 145 provided that CJI leads rules for Supreme Court practice and procedure. Further, Article 146 says CJI controls Supreme Court staff appointments and condition as well. And further, Article 147 defines Supreme Court as CJI plus judges. Just a little bit fact about CJI. Further, judicial independence and the safety, safeguards about the judiciary. So removal of judges, every judge, including the CJI, is through a very formal process, that is a quasi-judicial process similar to impeachment,
on the ground of misbehavior and incapacity through the House of Parliament. That has been provided under Article 124, Clause 4 and 5, and also detailed provisions are under Judges Inquiry Act of 1968. Then finances, salary, and other expenses of Supreme Court are charged upon Consolidated Fund of India. And finally, एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट जज रहने के बाद retiring person cannot plead as an advocate in any court in India. एज अ वकील काम नहीं करेंगे. लेकिन क्या कोई और गवर्नमेंट पोस्ट नहीं दी जा सकती है? तो ये याद रखें, पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जा सकता है. कुछ को गवर्नर भी अपॉइंट किया गया. रंजन गोगोई साहब राज्यसभा के ऑनरेबल मेंबर हैं इस वक्त. और कुछ कमीशन में दो क्वालिफिकेशन ही होता है कि रिटायर्ड जज होने चाहिए, जैसे एनजीटी है या लोकपाल है, वहां पर एनएचआरसी है, क्वालिफिकेशन ही है रिटायर्ड जज और सीजेआई सुप्रीम कोर्ट. देन की सीजेआई रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं? एक, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने की. देन इट कम्स टू मास्टर ऑफ रोस्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Every court is having a chief, and chief is master of roster. क्या है master of roster? That he decides which case will go to which bench. roster तैयार होता ना काम का, कि केसेस लगने हैं, किस किस बेंच के पास लगने हैं, किसकी अथॉरिटी में लगेंगे, वो लगेंगे सीजीआई की अथॉरिटी के अंदर. ठीक है. ये पिक्चर डीवाई चंद्रचूड़ साहब की लगा दी है मेरे स्टाफ ने, क्योंकि अभी शायद सूर्यकांत साहब की कोई ऐसी पिक्चर अवेलेबल नहीं. ओके. कलीजियम हेड रिकमेंडेशन. तो हम जानते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए लोगों को सिलेक्ट करने का काम कलीजियम करता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So he heads collegium as well. And what responsibilities collegium enjoy? That appointment in Supreme Court as a judge, of course, appointment in High Court as a judge, and also the transfer of judge in various high courts. Further, he is the administrative head of Supreme Court, so he oversees the functioning of Supreme Court as well. Then Supreme Court's power, various powers. अब इसकी तो jurisdiction is huge. जैसे खासकर अंडर द लीडरशिप ऑफ सीजीआई क्या होता है? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो गया. या अगर स्पेशल लीव टू अपील देनी है, आपका केस किसी भी कोर्ट से डिसाइड हुआ है, आप इंटरवीनिंग कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं, तो एसएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लार्जली ये मैटर जाता है सीजीआई के पास कि एसएलपी अप्लाई करना है या नहीं करना है. जुडिशियल रिव्यू, तो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी सीनियर मोस्ट जज हैं इन्हीं की बेंच के पास जाते हैं. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज के सिलेक्शन पैनल्स हैं. जैसे अभी इलेक्शन कमीशन एक्ट है, तो इलेक्शन कमीशन, लोकपाल, यहां पर जब पर्सन की अपॉइंटमेंट करेंगे, सो सीजेआई या फिर कोई जज जो वो सेंड करेंगे, भेजेंगे सीजेआई साहब. जैसे सीबीआई में भी अपॉइंटमेंट के लिए देयर इज अ पैनल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. देन व्हाट आर द चैलेंजेस? जब भी नए सीजेआई आते हैं तो हम जरूर बात करते हैं, मीडिया बात करता है, चैलेंजेस क्या हैं बड़े. सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त, अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग, इज वर्कलोड. As per National Judicial Data Grid, there are more than 90,000 cases pending in the Supreme Court alone. This is the record highest number of cases since independence pending before Supreme Court. तो सबसे पहले सर आप खुद का वर्कलोड कैसे कम करेंगे? इसके अलावा किस तरह से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को आप प्रमोट करेंगे ताकि ये वर्कलोड कम हो सके और बाकी कोर्ट से भी कम हो सके. More than 5 crore cases are pending in Indian courts. Then digital management, अभी तो आगे artificial intelligence, उसका यूज कैसे हो सकता है? Then important cases हैं इस वक्त, जैसे SIR एक्टिविटी को लेके केस चल रहा है. तो multiple challenges are there. इसके अलावा सर judicial accountability, judicial overreach, judicial activism, multiple things are there. Even the reform in collegium system, there is long pending reform in collegium system. क्या उस पर सूर्यकांत साहब इन लिमिटेड डेज में कोई खास एक्शन ले पाएंगे या कुछ लीडरशिप एग्जांपल पेश कर पाएंगे? दिस इज द चैलेंज बिफोर हिम. नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन. Consider the following statements regarding the Women Year initiative and the MOU signed between the government e-marketplace, GM and human women, and find correct statement as your answer. Here we go. That
UN Women will provide training materials, share global best practice, and mobilize women trainers to support women led business. Yes, sir, it is correct. I believe you know all the keywords. GM, Government e Marketplace, will organize onboarding workshop, sensitize government buyers, develop vernacular content for training, and link women entrepreneurs with government labs and R&D. All things will be done. Then the initiative reserves 5% of government procurement specifically for women-owned business. ये वाकई 5% है. तो बस आपको याद दिलाने के लिए है. It is a wrong statement. Rather, 3% is being reserved. Lastly, Women Year supports women-led MSEs, self-help groups, artisans, and marginalized women by enabling direct sales to government buyers. Yes, sir. Main purpose ही इसका ये है market availability, that to the government. So, answer is C by the way. Lastly, mains answer writing practice question. The End Justice Report 2025 reveals critical gaps in juvenile justice boards functioning, जैसे कि quorum ही पूरा नहीं है. Then discuss the major challenges and suggest reform for effective child-centric justice. That will be all for today. Thank you. Thank you so much.